हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारणिकों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम आव्यूह के सहखंडज का मान कैसे निकालते हैं यह देखेंगे और साथ ही साथ आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं यह भी सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम आव्यूह का सहखंडज का मान कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखेंगे। और यह सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में सारणिक के सभी अवयवों का सहखंडज का मान कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बता चुका है। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे एक बार देख लीजिए, उसी के बाद आप यह वीडियो अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि जब हम आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं तब हम सभी अवयवों के लिए सहखंड का मान निकालते हैं। तो यदि आपको सहखंड का मान निकालने नहीं आ रहा होगा या नहीं आता होगा तो आप आव्यूह का सहखंड आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए आपको अवयव के लिए क्या चीज़ आना जरूरी है, सहखंड का मान निकालने आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवयव ए आई जे के लिए सहखंड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, कैपिटल ए आई जे, जहाँ कैपिटल ए आई जे क्या रहता था, अवयव ए आई जे का सहखंड, और जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था -1 इंटू एम आई जे, जहाँ एम आई जे उपसारणिक का मान होता था। तो यह आपको निकालना कैसे है या कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम आव्यूह का सहखंड का मान भी ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिखा है। तो परिभाषा के अनुसार क्या है कि एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए जिसके अवयव हैं स्मॉल ए आई जे का सहखंड आव्यूह कैपिटल ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहाँ कैपिटल ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है। और हम आव्यूह ए के सहखंड को किससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसे हम क्या लिखते हैं ए डी जे ए, जहाँ ए डी जे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए, जो किस आव्यूह के लिए निकाल रहे हैं, आव्यूह ए के लिए। चलिए इसे हम इस प्रकार से समझते हैं कि माना एक आव्यूह ए है और जिसके अवयव हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो यह हमें एक 3×3 का क्या दिया है, एक आव्यूह दिया है। अब इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, आव्यूह ए के लिए सहखंडज या आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रत्येक अवयव, यहाँ जितने भी अवयव दिए हैं सभी का क्या निकालेंगे, हम सहखंड का मान निकालेंगे। और सहखंड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे से। तो A11 के सहखंड का मान क्या होगा, कैपिटल A11, तो उसे उसी जगह में लिखेंगे। A12 के सहखंड का मान क्या होगा, कैपिटल A12। A13 के सहखंड का मान क्या होगा, कैपिटल A13। तो जो अवयव जिस जगह पर है उसी जगह पर उसके सहखंड का मान लिखते हैं। तो उसी प्रकार A21 की अवयव के लिए सहखंड का मान कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33। और यह सहखंड का मान कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो जब हम सभी अवयव के सहखंड का मान निकाल लेते हैं और उसे आव्यूह रूप में लिखते हैं तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या कहलाता है, आव्यूह ए का एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट अर्थात
सखंडज अवयव कहलाएगा। तो इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस अवयव का परिवर्त, अर्थात पंक्ति पर उपस्थित मान को हम स्तंभ में लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, A11 A12 A13 पहला स्तंभ, वैसे ही A21 दूसरे पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, A22 A23, और उसी प्रकार से A31 A32 A33। तो इस प्रकार से जो हमें अवयव प्राप्त होता है वह दिए गए अवयव ए का सखंडज अवयव कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि हम दिए गए अवयव का सखंडज का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि हमें कोई अवयव दिया है तो उसमें हम सभी अवयव के लिए क्या ज्ञात करते हैं, सखंड का मान ज्ञात करते हैं। और जब सखंड का मान ज्ञात हो जाता है और उसे हम जब अवयव के रूप में लिखते हैं तो उसी अवयव का परिवर्त अवयव, अर्थात जो पहले पंक्ति पर उपस्थित सखंड है उसे हम स्तंभ में लिख देंगे, वैसे दूसरे पंक्ति पर उपस्थित सखंड को दूसरे स्तंभ में, और तीसरे पंक्ति पर उपस्थित सखंड को तीसरे स्तंभ में। तो इस प्रकार से जो अवयव प्राप्त होता है, परिवर्त अवयव प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, दिए गए अवयव का सखंडज अवयव। इसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ प्रश्न में दिया है कि अवयव ए जिसके अवयव है 1 2 3 4 हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करो। तो देखिए, तो यहाँ हमें दिया गया अवयव ए का मान क्या दिया है, 1 2 3 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब हम पहले अवयव, चूंकि ये 1 1 स्थान पर है तो इसके सखंड का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। तो कैपिटल A11 का मान कैसे निकालते हैं हम, इस -1 रेज़ टू द पावर i, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम aij इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j। तो यहाँ i प्लस j का मान क्या है, 1 1, तो 1 प्लस 1। अब m यहाँ क्या होता था, उपसारणिक, तो यहाँ उपसारणिक का मान कैसे निकालते हैं, जिस पंक्ति और स्तंभ में उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 4, एक ही अवयव है तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 मिल गया, तो -1 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, A11 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4। उसी प्रकार A12 का वैल्यू निकालेंगे, तो A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ। अब ये हम 1 2 अवयव के लिए निकाल रहे हैं, तो यह जिस स्तंभ पर है, जिस पंक्ति पर है, उसे छोड़ देंगे तो क्या बचा, 3। तो क्या मिल जाएगा हमें, -3। तो ठीक उसी प्रकार हम A21 का वैल्यू भी निकालेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -2। और A22 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +1। तो ये भी कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार यूज़ करके। ठीक है, मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि A21 का वैल्यू -2 कैसे आ गया और A22 का वैल्यू 1 कैसे आ गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषा के अनुसार कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब जो पंक्ति वाला वैल्यू है अर्थात A11 A12 ऐसे आ जाएगा और A21 A22 इस प्रकार से प्राप्त होगा एडजॉइंट ए का मान। अब इस सभी वैल्यू को हम लिख देते हैं कि A11 का वैल्यू कितना था, 4। तो जो ये पहले पंक्ति का मान है, ये पहला पंक्ति के लिए मान था, ये पहला स्तंभ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 - 3। और जो दूसरे पंक्ति का मान था वह दूसरे स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और 1। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिए गए अवयव के सखंडज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह 2 × 2 वर्ग अवयव के लिए था। उसी प्रकार हम 3 × 3 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे आगे हम देखेंगे। तो आगे अब हम प्रमेय को पढ़ेंगे। तो प्रमेय पढ़ने से पहले या प्रमेय बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सारणिकों के गुणधर्म में 9वें नंबर और 10वें नंबर के गुणधर्म में आपको क्या बताया था। तो मैंने 9वें नंबर के गुणधर्म में क्या बताया था, यदि आपको याद होगा तो सारणिकों के गुणधर्म में जो 9वें नंबर का या 9th नंबर का जो गुणधर्म था वह क्या था। तो मैंने बताया था आपको
कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सखंड या सखंडों उनके संगत सखंडों से गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। अर्थात हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ एक आव्यूह ए दिया था, तो आव्यूह ए के लिए यदि हम क्या पहले पंक्ति का यूज़ करें तो पहले पंक्ति के अवयव क्या हो जाएगा, A11, A12, A13। ठीक है। अब पहले पंक्ति के जो संगत शाखंड है वह क्या होंगे, A11 के लिए कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, इसमें इस गुणधर्म में क्या कहा था कि पंक्ति के अवयवों तथा उनके संगत सखंडों से गुणनफल, अर्थात हम क्या करेंगे, सभी अवयव का उनके संगत सखंडों से गुणा करते हैं और गुणनफल का जब योग ज्ञात करते हैं तो हमेशा उसका मान क्या प्राप्त होता है, उस सारणिक मतलब उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। तो यहाँ आव्यूह क्या था, A है, तो इसका सारणिक का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो समझ में आया। तो उसी प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अब मैं दूसरा पंक्ति ले लेता हूँ यहाँ, तो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। अगर मैं ऐसा सभी मतलब जो भी पंक्ति यूज़ करूँ, जिस भी पंक्ति का यूज़ करूँगा उस पंक्ति के अवयव का उनके संगत सखंडों से गुणनफल का योग करूं तो हमेशा मुझे क्या प्राप्त होगा, उस आव्यूह के सारणी के मान के बराबर आंसर प्राप्त होता है। समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम तीसरे पंक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। और 10वां गुणधर्म क्या था कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत सखंडों से गुणनफल का योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पहला पंक्ति ले लिया, पहले पंक्ति के अवयव A11, A12, A13। अब मैं पहले पंक्ति को छोड़ करके मान लीजिए मैं दूसरे पंक्ति के संगत शाखंडों के साथ क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो दूसरे पंक्ति के शाखंड क्या है, A21, A22, A23। अब इसके साथ मैं गुणा करके गुणनफलों को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो उस स्थिति में हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से यदि मैं मान लीजिए मैं दूसरा पंक्ति यूज करता हूँ A21 इंटू कैपिटल A11 प्लस A22 इंटू कैपिटल A12 और प्लस A23 इंटू कैपिटल A13। तो देखिए कि यहाँ मैंने दूसरे पंक्ति का अवयव यूज किया है और पहले पंक्ति के सखंडों का गुणनफल किया है और फिर योग किया है, इसलिए यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो इस गुणधर्म का यूज़ हम आगे प्रमेय में करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यह दोनों गुणधर्म के बारे में अभी डिटेल से बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं प्रमेय, फिर उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ प्रमेय में दिया है कि यदि ए कोई n कोटि का वर्ग अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, जहाँ आई भी क्या होगा, n कोटि का तत्समक अवयव है। ठीक है, आई भी क्या होगा, ये आई भी n कोटि का क्या होगा, तत्समक अवयव, अर्थात जहाँ अवयव a यदि n कोटि का है तो i भी n कोटि का होगा, और यहाँ n क्या हो सकता है, 1 2 3 4, समझ गया ना, तो किसी भी कोटि का वर्ग अवयव हो सकता है। तो हम इसे 1 क्रॉस 1 कोटि का भी वर्ग अवयव ले के भी सिद्ध कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाने के लिए, अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं 3 क्रॉस 3 कोटि के अवयव का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसका सत्यापन करने के लिए हम मान लेते कि माना अवयव ए क्या है, n इक्वल टू 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 कोटि का वर्ग, n इक्वल टू 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग अवयव क्या ले लेता हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, अब मैं इसका क्या लेता हूँ, एडजॉइंट, तब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, ए 1 3, ए यहाँ क्या हो जाएगा 2 1, कैपिटल ए 2 2, कैपिटल ए 2 3, कैपिटल ए 3 1 3 2, यहाँ 3 3। तो यह हमें अवयव ए का एडजॉइंट अवयव मिल गया, सखंडज अवयव। अब यदि मैं दोनों का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए इसे मैं समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2, तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं यहाँ दोनों का गुणा करूँगा तो देखिए पहले वाले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ होगा। एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, a11 कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 1 3, फिर कैपिटल ए 2 1 2 2 2 3, कैपिटल ए 3 1 3 2 3 3। अब देखिए हमने अवयव का आपस में गुणा पढ़ चुके हैं, तो जब मैं दोनों अवयव का गुणा करूंगा तो पहले क्या होगा, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ होगा। तो a11 इंटू कैपिटल a11 a12 इंटू कैपिटल a12 प्लस a13 इंटू कैपिटल a13, और इसका वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बता चुका है कि किसी भी पंक्ति के अवयवों का गुणा उनके संगत सखंड के साथ होता है तो क्या मान प्राप्त होता है, हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, सारणिक ए का मान। और जब इस पंक्ति पर उपस्थित अवयव का गुणा दूसरे संगत सखंड के साथ गुणा होगा और फिर गुणनफल का योग प्राप्त होगा तो वह क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से 0, यहाँ भी 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए
अब हम दूसरे पंक्ति का गुणा पहले पंक्ति के शाखंड के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये दूसरा स्तंभ क्या है, दूसरे पंक्ति का शाखंड, तो यहाँ A21 इंटू कैपिटल A21 A22 इंटू कैपिटल A22 बराबर है IJ का मान। देखिए यहाँ 23 तो यहाँ भी 23, तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ 0। इसी प्रकार से हम तीसरे पंक्ति का भी गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हम क्या जानते हैं आव्यूह के गुणधर्म में कि आव्यूह से यदि हम कुछ चीज़ उभयनिष्ठ लेते हैं तो वह सभी अवयव से क्या निकालना होना चाहिए, उभयनिष्ठ निकालना चाहिए। तो यहाँ सभी अवयव से क्या इस उभयनिष्ठ निकाल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। और इसी प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, तो आया आपको समझ में। तो देखिए मैंने आपको यह समझाने के लिए 3x3 मैट्रिक्स का यूज़ किया। चाहे तो हम इसे n×n के लिए भी समझ सकते हैं। देखिए जब हम n×n कोटि के आव्यूह का यूज़ करेंगे तो हमें आव्यूह A का वैल्यू इस रूप में मिल जाएगा A11 A21 अप टू A1n। और उसी प्रकार से हमें यहाँ पंक्ति का वैल्यू भी मिल जाएगा A21, फिर वैसे ही अप टू कहाँ तक जाएगा AN1। और फिर यहाँ जो लास्ट वाला जो n वा पंक्ति है उसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा AN1 AN2 अप टू ANn। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें n×n के लिए शाखंड का मान, जब हम शाखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे शाखंडज आव्यूह, तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा A कैपिटल A11 कैपिटल A12 अप टू कैपिटल A1n। समझ में आया। और जब हमें शाखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा और जब हम आव्यूह A के साथ शाखंडज आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक का वही गुणधर्म हमें फिर से वापस यूज़ करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हमें विकर्ण के जितने भी अवयव हैं, जब हम अवयव का गुणा जब हम दोनों अवयव का गुणा करेंगे आपस में तो गुणनफल के फलस्वरूप हमें विकर्ण पर हमें सारणिक का विकर्ण के अवयव हमें उस आव्यूह A के सारणिक के मान के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे आव्यूह से हम सारणिक A के मान को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आव्यूह बचता है वह क्या प्राप्त हो जाता है हमें, इकाई आव्यूह। और वह भी किस कोटि का होगा, आव्यूह A के समान कोटि का होगा। यदि आव्यूह A n कोटि का है तो यह भी n, और n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आया समझ में। तो वापस हम इसको फिर से देखते हैं। 3×3 के लिए मैंने आपको यहाँ तक यह कैसे सिद्ध करते हैं यह बता दिया था। इसी प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AI। समझ में आया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AI के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, अतः A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AI के। अगले प्रमेय को सिद्ध करते हैं। हमारा अगला प्रमेय है कि एक वर्ग आव्यूह A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि A क्या हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। व्युत्क्रमणीय जिसे हम इंग्लिश में नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रमेय में क्या कहा गया है कि आव्यूह A का व्युत्क्रम हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब क्या हो, आव्यूह A क्या हो, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा
कि यदि अवयव ए और बी दोनों यदि व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो a इंटू बी, तो दोनों का गुणनफल भी क्या होता है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, चाहे a इंटू बी हो चाहे b इंटू ए। यदि दोनों अवयव क्या हो, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो a इंटू बी और b इंटू ए भी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और उसी प्रकार से यदि a और b दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, ठीक है, दोनों समान कोटि के अवयव हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अवयव a और b के गुणनफल के सारणिक का मान अवयव a के सारणिक और अवयव b के सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात यदि a और b दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि यदि हम अवयव a और b का गुणा करके उसके सारणिक का मान निकालें या फिर सारणिक a का मान ज्ञात करें और सारणिक b का मान और आपस में दोनों का गुणा करें तो उस स्थिति में दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं कि माना n कोटि का वर्ग अवयव, n कोटि का वर्ग अवयव a है और n कोटि का तत्समक अवयव I है। तब एक अन्य अवयव n कोटि का एक अन्य अवयव हम क्या ले लेते हैं, कोटि का एक वर्ग अवयव क्या ले लेते हैं हम, b का अस्तित्व। इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर होगा किसके, I के, ठीक है। तो इतना समझ में आया। देखिए हमने एक अवयव a लिया जो n कोटि का है और जहाँ I भी एक इकाई अवयव है वह भी n कोटि का है, और इसके अलावा हमने एक अलग से एक अवयव और क्या लिया, b लिया, वह भी क्या है, n कोटि का एक वर्ग अवयव है, ठीक है। तो सभी n कोटि के अवयव हैं। तो और वह किस प्रकार के अवयव हैं कि a का मैं b के साथ गुणा कर रहा हूँ या अवयव b का a के साथ गुणा कर रहा हूँ, तो गुणनफल, दोनों का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यदि यहाँ इस समीकरण 1 का यूज करके मैं यहाँ क्या लिख दूँ, ए बी इक्वल टू आई, ठीक है। तो अब देखिए ए बी इक्वल टू आई है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ दोनों पक्षों में क्या ले लेता हूँ, अवयव का सारणिक ले लेता हूँ। तो सारणिक ले लूँगा तो हम मुझे क्या प्राप्त होगा, ए बी, सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक आई, ठीक है। मतलब अवयव एक आई का सारणिक और ए इंटू बी का सारणिक, तो आई चूंकि क्या होता है, तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव के सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है, हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, और हम अवयव ए और बी के सारणिक के मान को हम क्या लिख सकते हैं, अवयव ए का सारणिक इंटू अवयव बी, और आई के सारणिक का मान क्या होता है, तत्समक अवयव के सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक। और चूंकि देखो यहाँ पर क्या है कि अवयव ए के सारणिक और बी का सारणिक दोनों का गुणा करने पर हमें एक प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। और यहाँ दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है क्या, ए या बी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ एक प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ क्या होगा, इसलिए जो सारणिक ए है उसका मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमें यहाँ देखिए, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब अवयव ए
कि सारणिक का मान यदि नॉट इक्वल टू 0 है तब इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि अवयव ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और यदि मान लीजिए यहाँ सारणिक ए का मान यदि क्या प्राप्त हो जाता 0, तो यह क्या हो जाता अव्युत्क्रमणीय। समझ में आया? तो हमने यहाँ क्या सिद्ध कर दिया कि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात यहाँ ए क्या है, अतः अवयव ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और इसी को हम उल्टा भी सिद्ध करेंगे, विलोमतः यदि हम इसे सिद्ध करना चाहें। ठीक है, यदि हम इसे उल्टा सिद्ध करना चाहें तो हम यहाँ क्या लेंगे, सबसे पहले माना कि क्या, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, तब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और चूंकि हमने प्रमेय 1 में पढ़ चुका है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। अब चूंकि यह क्या है, ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इस समीकरण, मान लीजिए इस समीकरण को यदि मैं 2 मान लेता हूँ तो समीकरण 2 में क्या कर दूंगा, समीकरण 2 में किसका भाग दे दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैं भाग दे देता हूँ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जब मैं अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, आई। ठीक है, और चूंकि हमने देखो समीकरण 1 से एक में मैंने क्या लिखा, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल टू आई। अब समीकरण 1 का तुलना मैं इस समीकरण से करूं, ठीक है, प्राप्त समीकरण से मैं क्या करूं, समीकरण 1 से तुलना करूं, तो मैं यहाँ इसे क्या मान के चल सकता हूँ, बी मान सकता हूँ। और जहाँ बी क्या है, ए का क्या है, व्युत्क्रम अवयव है, ए का क्या है, व्युत्क्रम अवयव। तो इस प्रकार से मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, जहाँ आई क्या, जहाँ बी क्या है, ए का व्युत्क्रम अवयव, और b का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ b के स्थान पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आया समझ में? तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, अवयव a का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिए गए अवयव का व्युत्क्रम किस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ b क्या है, अवयव a का व्युत्क्रम है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं कि अतः अवयव a का व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ b क्या था, अवयव a का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसलिए अतः अवयव a का व्युत्क्रम अर्थात a इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। आया समझ में? अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए उसमें हम 2 चीज सीख जाएंगे, एक पहला एडजॉइंट ऑफ a का मान निकालना और दूसरा a इनवर्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है कि यदि a, अवयव a का मान कितना दिया हमें, 1 2 3 1 3 4 1 4 3 हो, तो a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। a इनवर्स हम अर्थात हमें a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या मान ज्ञात करना जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, जब a इनवर्स का मान ज्ञात करने जब भी बोलता है तो सर्वप्रथम हम
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाता है, यदि 0 हो जाता है तो हम वहाँ क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं हल में कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 प्राप्त हो जाता है तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, हम केवल लिख देते हैं कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है अतः अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में वह अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, यहाँ दिया है अवयव ए का मान हमें दिया है जिसके अवयव है 1 2 3 1 3 4 1 4 3। तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अर्थात अवयव ए के सारणिक का मान। तो हम ये क्या दिया है अवयव, अब इसे सारणिक रूप में लिखेंगे तो सारणिक का सिंबल लगाएंगे और फिर यहाँ अवयव को उसी प्रकार लिख देंगे 1 1 1 2 3 4 3 4 3। अब हम इसे क्या करते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1। अब इसके लिए उपसारणिक का मान क्या हो जाएगा 3 4 4 3। उसके बाद -2, इसके लिए उपसारणिक का मान हो जाएगा 1 4 1 3 और +3, इसके लिए उपसारणिक का मान हो जाएगा 1 3 1 4। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 1 × 3 3 तिया 9 -4 चौक 16, फिर -2, फिर यहाँ 1 × 3 3 1 × 4 -4 +3, यहाँ 1 × 4 4 -1 × 3 यहाँ 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सारणिक ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या आया 9 - 16 तो -7 × 1 -7 और यहाँ उसी प्रकार यहाँ कितना 3 - 4 -1 -1 और इंटू -2 +2, उसी प्रकार से यहाँ +3। तो इस प्रकार से हमें क्या मान मिल गया, यहाँ 3 2 5, अब -7 + 5 कितना आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, यहाँ सारणिक ए का मान -2 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अतः इसलिए क्या होगा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा अर्थात हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी सीखेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए बस निकालना बोलेगा तो हमें अवयव ए के लिए सारणिक का मान निकालने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किंतु यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करने बोला इसलिए हमें सारणिक का मान निकालने की ज़रूरत पड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी अवयव के शाखांश का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम अवयव ए जो कि कौन सा अवयव है, कौन से स्थान पर है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसके लिए शाखांश का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि अवयव ए के सखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11। पहले 1 1 एलिमेंट के लिए 1 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 ⁻1 + 1। ठीक है, अब इसके लिए उपसारणिक का मान क्या हो जाएगा, A11 के लिए यहाँ 1। अब हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 4 3 3 4 4 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और चूंकि यहाँ -1 ⁻2 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9
16। एक चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब i प्लस जे है, ठीक है ना, ये i रहता है पहला मान और ये j, तो i प्लस जे का योगफल यदि सम संख्या आ रहा है तो सामने प्लस साइन आएगा, और विषम संख्या आ रहा है तो सामने माइनस साइन। तो हमें इतना ऐसे लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्लस माइनस साइन भी लगा सकते हैं यदि सवाल बड़ा हो सॉल्व करते समय, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें ऐसे पूरे ना लिख करके हम डायरेक्ट वहाँ साइन भी लगा देंगे, यदि हमारे पास समय कम है तो भी चलेगा। अब हम देखते हैं a21 के लिए। अब यहाँ 2 1, i का मान 2 है, इसका मान 1 है, तो यहाँ क्या हो गया 2 + 1 विषम संख्या, अर्थात सामने माइनस साइन आएगा तो माइनस। अब यहाँ 2 1 के लिए 2, अब यहाँ 2 1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 1 2, पहले 1 लाइन से निकालना है हमें, मैं 2 1 लिख दिया था जल्दबाजी में। 1 2, ये 1 है, ठीक है, ये 1 2 1 2 अर्थात 1 + 2 3, सामने माइनस साइन है। 1 2 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब मैं इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ दूंगा, क्या मिलेगा 1 4 1 3, 1 4 1 3। इसे आप वीडियो देख करके कॉपी पर बना कर देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ मुझे बार बार जब सारणिक ए का मान दिखाना होता है या है तो फिर से मोबाइल को ऊपर ले जाना पड़ता है फिर नीचे, तो इससे आपको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार जब इसे लिख लेंगे इसके वैल्यू को, सारणिक ए के वैल्यू को, सारणिक ए के वैल्यू को, तो आपको और भी आसानी होगा आगे समझने में। तो माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब यहाँ 3 × 1, 3 एकम 3, -4 एकम 4, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1। उसी प्रकार से हम a13 का वैल्यू निकालेंगे, तो 13 मतलब प्लस साइन, तो प्लस साइन है तो लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए उपसारणिक का मान होगा 1 3 1 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आगे क्या हो जाएगा 4 × 1 4 -3, तो यहाँ +1 आ गया। उसी प्रकार से a21 2 1 2 + 1 3, अर्थात सामने माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके लिए उपसारणिक का मान 2 4 3 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 -12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 6 -12 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 -12 6 -6 और माइनस माइनस प्लस, तो +6। फिर a22, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 2 मतलब 4, तो ये सामने प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ 1 3 2 2 अर्थात ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह इस पंक्ति और इस स्तंभ को जोड़ेंगे तो 1 3 1 3, ठीक है, इसलिए 1 3 1 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 -3 1 3 3 -3 0। उसी प्रकार a23, तो ये विषम आ रहा है 2 + 3 का योगफल, क्यों, क्योंकि यह विषम संख्या है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस, फिर यहाँ माइनस साइन, डिटर्मिनेंट उपसारणिक का मान क्या होगा 1 2 1 4। अब सॉल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट में 4 1 4 -2 1 2, तो कितना आ गया -2। तो देखिए ये पहले पंक्ति का मान है, तो जब हम इसे सखंडज आव्यूह के रूप में लिखेंगे, सखंड आव्यूह के रूप में, तो ये पहले पंक्ति का मान पहला स्तंभ के रूप में आएगा। वैसे दूसरे पंक्ति के सभी सखंडज का मान, सखंड का मान दूसरे स्तंभ में आएगा। समझ में आया। अब हम निकालेंगे a31 के लिए, तो 31 मतलब सामने प्लस साइन आएगा। अब इसके लिए उपसारणिक का मान है 31 के लिए 2 3, देखिए ऐसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 31 के लिए, अर्थात इसके लिए उपसारणिक का मान क्या होगा 2 3 3 4, तो 2 3 3 4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 - 9 क्या गया -1। इसी प्रकार a32 के लिए, तो a32 के लिए यहाँ सामने माइनस साइन आ जाएगा, और 32 के लिए उपसारणिक का मान होगा 1 3 1 4, ठीक है, 1 3 1 4 सही है, हाँ ठीक है। तो 4 1 4, सामने माइनस साइन, फिर -3 1 3, तो कितना आ गया -1। तो उसी प्रकार a33 लास्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। 33 के लिए क्या होगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा
3 माइनस 2 कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2। हम पंक्ति के शाखंड के मान को स्तंभ में लिखते हैं 1 3, फिर वैसी ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, वैसी ए ये 1 है ना, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। अब हम सभी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो देखिए हमें पहले पंक्तियों का जो शाखंड का मान मिला है उसे हम पहले स्तंभ में लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -7 1 1। तो यहाँ -7 1 1। ठीक है, फिर उसी प्रकार दूसरे पंक्ति के लिए शाखंड का मान मिला, वह दूसरे स्तंभ में आएगा 6 0 2। तो 6 0 -2 था। ठीक है, -2 था। अब फिर उसी प्रकार तीसरे पंक्ति के लिए संगत शाखंड का मान को हम तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो क्या है, -1 -1 1। तो ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया, जिसका वैल्यू है -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 और 1। और चूंकि हम क्या जानते हैं, ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ मैं एडजॉइंट ए लिख रहा हूँ तो सामने कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स, अब देखिए एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, हमने सॉल्व किया था, कितना आया था -2। ठीक है, तो हम इसे सामने में लिख सकते हैं 1 अपॉन -2 और माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या निकाला हमने, -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 1। ठीक है, तो यह हमारा आंसर है। हम चाहे तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, -7 का -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 प्लस में आएगा +7/2, फिर -1/2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार हम इसे एक साथ लिख देते हैं, -6/2, फिर माइनस +1/2। ठीक है, फिर उसी प्रकार -1/2, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर +1/2, फिर आगे यहाँ -1/2, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो यहाँ 1 और -1/2। तो इस प्रकार से हमें आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो 7/2 कैंसिल नहीं होगा तो इसे हम 7/2 ही लिख देंगे, और यहाँ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, अगला वैल्यू -6/2 -3, तो -3 आ गया, फिर अगला मान 1/2 ही रहेगा। तो उसके नीचे दूसरे पंक्ति का मान क्या हो जाएगा, -1/2 0 1/2। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे पंक्ति का वैल्यू क्या मिल गया, -1/2 1 -1/2। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, अवयव ए का इन्वर्स प्राप्त हो गया। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने जितने भी चीज़ें बताई है आप उसे सीख करके प्रश्नावली 4.3 और 4.4 के जितने भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।